सच सच बताना, अगर तुम्हें अपनी फैमिली बिजनेस के लिए कोई मैनेजर हायर करना हो और उसके रिज्यूमे में लिखा हो एक्सटॉर्शन के केसेस, फ्रॉड के चार्जेस, करप्शन के एलिगेशंस, क्या तुम ऐसे आदमी को काम पे रखोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम देश चलाने के मामले में ऐसा क्यों करते हैं? नितिन गडकरी जी को इंडिया के लोग सबसे इफेक्टिव मिनिस्टर्स में काउंट करते हैं। एक्सप्रेसवेज, हाईवे एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फ्यूल्स के इनिशिएटिव जैसे E20 फ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश करना। बहुत से लोगों को लगता है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं जिससे पॉल्यूशन कम होगा, फार्मर्स को नया मार्केट मिल जाएगा और इंपोर्टेड फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन इसी दौरान ऑपोजिशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ सवाल पूछे कि नितिन गडकरी जी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश कर रहे हैं, उनके बेटे ऑलरेडी इथेनॉल के बिजनेस में हैं, जिससे डायरेक्ट बेनिफिशियरी नितिन गडकरी जी बन जाएंगे। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को ही देख लीजिए। उनके पॉलिटिकल कैरियर के दौरान 1995 के तारापुर मर्डर केस को लेकर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और प्रशांत किशोर जी ने उन्हें खुल के एक्यूज किया है। हर कुछ सालों में हम में से करोड़ लोग ये जानते हुए कि जिस कैंडिडेट को हम वोट कर रहे हैं उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, हम उसे भारी बहुमत से जिताकर देश की स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में दे देते। 43% ADR के डेटा के मुताबिक इंडियन जनरल इलेक्शंस में जीते हुए 43% कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग हैं और इनमें से कई केसेस तो सीरियस नेचर के थे। 29% पर रेप, मर्डर और करप्शन के चार्जेस। लेकिन ये कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा नहीं है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि कई बार कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल चार्जेस वाले हैं वो क्लीन कैंडिडेट से ज्यादा मेजॉरिटी में जीतते। मतलब लोग उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग उन्हें चूज कर रहे हैं। बट व्हाई? तो अगर तुम्हारा पहला जवाब ये है कि लोग बेवकूफ हैं, तो तुम गलत हो और यही इस वीडियो की सबसे अनकंफर्टेबल बात है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक करप्ट लीडर को वोट देना कभी कभी बेवकूफी नहीं, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है। देखो, ये तो हो सकता है कि अगर तुम उन्हीं सर्कमस्टांसेस में पैदा होते, उन्हीं डरों के साथ बड़े होते, उन्हीं सिस्टम्स में जीते, तो तुम भी वही वोट देते। और इसीलिए आज मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, आज मैं दिमाग का पोस्टमार्टम करूंगा और आपको समझाऊंगा कि अनपढ़ ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट लोग भी करप्ट और पावरफुल लोगों को वोट क्यों देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रॉन्ग मैन इफेक्ट। 1990s और 2000s में बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन और उत्तर प्रदेश के हरिशंकर तिवारी पर डजन्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, फिर भी वो बार बार बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत जाते थे। और आज भी जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। एक कहानी कहती है कि वो तो क्रिमिनल थे और दूसरे लोग कहते हैं कि वो तो हमारे काम करवाते। तो दोनों में से सच कौन सा है? शायद दोनों ही सच हैं। द रियल रीजन ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके जो वोटर्स थे वो करप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे बल्कि एफिशिएंसी को रिवॉर्ड कर रहे थे। उन्हें लगता था सरकारी दफ्तर में फाइल घुमाते रहो कुछ नहीं होगा, पुलिस कंप्लेन करो तो महीनों तक सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ये आदमी कम से कम फोन तो उठाता है। और यहीं पर इंसान की साइकोलॉजी का एक डेंजरस शिफ्ट होता है। जब सिस्टम फेल करती है, लोग रूल पर नहीं पावर पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टमैटिक सिनिसिज्म, उसे लगता है सीधे तरीके से तो कुछ होगा नहीं, तो वो एक ऐसा इंसान ढूंढता है जो कि रूल तोड़कर उसके लिए रिजल्ट ला सके। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस इंडिया में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। एल सल्वाडोर एक वक्त में दुनिया के सबसे डेंजरस देशों में एक था। गैंग्स का राज था, लोग डर के साए में जीते थे, सिस्टम फेल हो चुका था। तब आए नायब बुकेले, उन्होंने हार्ड मेजर्स लिए। ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने उनकी क्रिटिसिज्म की, लेकिन क्राइम ड्रामेटिकली गिर गया और आज भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर फिर से दो सवाल आते हैं कि क्या लोग डिक्टेटरशिप को वोट कर रहे थे कि अपनी सिक्योरिटी को? द मोस्ट डेंजरस फोर्स, आइडेंटिटी। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि कल सुबह एक न्यूज आती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन पर करप्शन के चार्जेस लगे। तुम पूछोगे कौन, और तुम्हारा रिएक्शन इसी एक सवाल के जवाब पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर वो उनका लीडर है तो तुम कहोगे कि देखा, मैं तो पहले से ही कहता था। लेकिन अगर वो हमारा लीडर है तो कहानी बदल जाती है। अचानक हमारा दिमाग लॉयर बन जाता है, मीडिया बायस्ड है, ऑपोजिशन साजिश कर रहा है, एविडेंस फेक हो सकती है। सब पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं। और सबसे पावरफुल लाइन, गलतियां तो सबसे होती है
पर कम से कम वो हमारे लोगों के साथ खड़ा तो होता है। और ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट इसे इन ग्रुप फेवरेटिज्म कहते हैं। हम सब किसी ना किसी ट्राइब का हिस्सा होते हैं। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और जैसे ही कोई पॉलिटिशियन हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, उसकी हार हमें अपनी हार लगने लगती है, उस पर हमला हमें अपने ऊपर हमला लगने लगता है। इंडिया में ये बार बार देखने को मिलता है। जब बिहार में लालू प्रसाद यादव पर फॉर्डर स्कैम के आरोप लगे, या हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में घिरे, तो उनके कोर वोटर्स पूरी तरह टूट नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्टर्स के लिए ये सिर्फ एक करप्शन का सवाल नहीं था, उनके लिए ये समाज और एक पहचान का सवाल था। उनको ये लगा कि हमारे अपने ग्रुप के लीडर को टारगेट किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, और इसलिए एविडेंस से पहले आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है। और इसी दौरान एक लाइन फेमस हुई थी, विकास नहीं, सम्मान चाहिए। और ये लाइन ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत गहराई से एक्सपोज करती है। कभी कभी इंसान के लिए डेवलपमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन, अपने ग्रुप की इज्जत, अपने लोगों का रिस्पेक्ट। और इसीलिए कभी कभी हम एक ऑनेस्ट आउटसाइडर से ज्यादा एक करप्ट गार्जियन को चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए सेफ्टी और बिलोंगिंग प्रिंसिपल से ज्यादा पावरफुल इमोशंस है। द ट्रांजैक्शनल माइंडसेट। सोचो, तुम एक लोअर मिडिल क्लास फादर हो, अगले हफ्ते बच्चे की स्कूल फीस देनी है, माँ की दवाई खरीदनी है, घर का रेंट पेंडिंग है, गैस सिलेंडर भी खाली है, और सैलरी वही की वही। अब इसी वक्त दो पॉलिटिशियन तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। पहला कहता है मुझे वोट दो, कोर्ट्स बेटर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, लेकिन रिजल्ट्स देखने में 10 साल लग सकते हैं। और वहीं दूसरा कहता है ये लो 2000, लोन्स फ्री, बिजली बिल माफ, और मदद आज ही मिलेगी। तो सच बताओ कि तुम्हारा दिमाग किसको चूज करेगा? अगर तुमने दूसरा ऑप्शन चूज किया है तो तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम इंसान हो। क्योंकि जब पेट खाली होती है तब फ्यूचर प्लानिंग लग्जरी लगती है और सर्वाइवल प्रायोरिटी बन जाता है। इसका सबसे शॉकिंग एग्जांपल हमें इंडियन पॉलिटिक्स में रियलिटी में दिखता है। 2009 में तमिलनाडु के एक बाई इलेक्शन में कैश वोटर्स तक सिस्टमैटिकली पहुंचाया गया। कहा जाता है कि सुबह सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर नोट छुपाकर बांटे गए। आज भी इसे लोग तिरुमंगलम फॉर्मूला के नाम से याद करते हैं। सबको पता था ये पैसा करप्शन का था, फिर भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि जब बच्चों के स्कूल की फीस पेंडिंग हो, घर का रेंट देना है, तो डेमोक्रेसी का आइडियलिज्म राशन की दुकान के सामने हार जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि लोगों ने फ्यूचर बेच दिया, लेकिन उनके पास फ्यूचर खरीदने की लग्जरी ही नहीं थी। और ये हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मीडिया एंड पैरासोशल बॉन्ड्स। एक अजीब सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी पॉलिटिशियन का स्पीच सुनकर प्राउड फील किया है? उनके रील्स शेयर किए हैं? कभी उनका डायलॉग रिपीट किया है? कभी उनकी क्रिटिसिज्म सुन के तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे बहुत खास दोस्त की बेइज्जती कर रहा हो? और अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि इंसान सिर्फ लोगों से रिश्ता नहीं बनाता है, वो उनकी कहानियों से रिश्ता बनाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं, सिंपल भाषा में एक तरफा रिश्ता। पर ऐसा होता क्यों है? तुम उनकी स्पीचेस सुनते हो, उनके रील्स देखते हो, उनके जोक्स याद करते हो, उनके इमोशनल मोमेंट्स देखते हो, और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि ये मुझे समझता है, ये हमारे बीच का ही है, ये तो हमारा अपना ही आदमी है। द ब्रांड। 21st सेंचुरी में लीडर्स केवल पॉलिटिशियंस ही नहीं हैं, वो ब्रांड्स बन गए हैं। जैसे मन की बात, चाय पे चर्चा, सिनेमैटिक सोशल मीडिया रील्स, सबका एक ही मोटिव है, किसी भी पॉलिसी बनाने के पहले तुम्हें उनसे इमोशनली कनेक्ट कर देना। और जब इमोशनल कनेक्ट बन जाता है तो करप्शन एक एब्स्ट्रैक्ट लगने लगता है। अब तुम खुद ही सोचो, कई बार लोग पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते हैं, वो मैनिफेस्टो को वोट नहीं देते हैं, वो उस आदमी को वोट देते हैं जिसे वो लगातार ऑनलाइन देखते आए हैं, जिसके साथ वो अपने मन में ही एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया है, चाहे असल में वो उन्हें कभी मिला भी ना हो। और साइकोलॉजी का एक यूनिवर्सल रूल है, फीलिंग बीट्स फैक्ट्स। हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन अगर होप, आइडेंटिटी, फियर, सर्वाइवल और इमोशंस इतने पावरफुल हैं
तो क्या हम कभी सच में ऑब्जेक्टिव होकर वोट दे पाएंगे, या डेमोक्रेसी हमेशा इंसानी साइकोलॉजी का एक आईना ही बन के रह जाएगी? तो चलिए इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन समझते हैं। द बिल ऑलवेज अराइव्स। लेकिन अगर लोग खुश हैं, उनका काम बन रहा है, तो किसी करप्ट लीडर को वोट देने में क्या बुराई है? प्रॉब्लम ये है कि हर कॉम्प्रोमाइज का एक बिल होता है और वो बिल किसी ना किसी इंसान को तो चुकाना ही पड़ता है, और धीरे धीरे ये एक डेंजरस लूप बनता जाता है जहां पर सिस्टम खुद को रिपेयर करने की कैपेसिटी खो देता है। व्हेन रॉन्ग बिकम्स नॉर्मल। सबसे डेंजरस चीज करप्शन नहीं होती है, सबसे डेंजरस चीज होती है करप्शन का आदत पड़ जाना। जब लोग कहना शुरू कर देते हैं सब ऐसे ही होते हैं, ईमानदारी से कुछ नहीं होता, जुगाड़ ही असली टैलेंट है, तब प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम एक कल्चर बन जाती है। द कॉस्ट यू डोंट सी इज अनफिनिश्ड रोड्स, क्राउडेड हॉस्पिटल्स, फ्लडेड सिटीज, ब्रोकन क्लासरूम्स, और फिर इसकी कीमत हम रोज चुकाते हैं। वो रोड जो कभी पूरी नहीं बनी, वो हॉस्पिटल जहां बेसिक मेडिसिन नहीं मिलती, वो स्कूल जहां टीचर्स कभी आया ही नहीं। ये सिर्फ गवर्नमेंट फेलियर्स नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव चॉइसेस के हिडन कॉस्ट। और फिर एक और ट्रेजेडी होती है, सिस्टम से सबसे पहले कौन बाहर निकलता है? ऑनेस्ट लोग, टैलेंटेड लोग, वो लोग जो रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ मेरिट से ज्यादा जुगाड़ चलता है। और जब अच्छे लोग सिस्टम छोड़ देते हैं तो सिस्टम और कमजोर हो जाता है। हर बार जब रोड नहीं बनी, हर बार जब हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिली, हर बार जब क्लासरूम खाली रह गए, बच्चों को अच्छी एमिनिटीज नहीं मिली, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का बिल हम सब ने मिलकर पे किया है। और शायद इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि लोग करप्ट लीडर्स को वोट क्यों करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम अपने बायसेस के ऊपर उठकर वोट क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि डेमोक्रेसी बस वोट देने का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी वोट सोच समझकर एक अच्छा इंसान चुनकर ऊपर बैठाने की बात। अगर तुमने इस वीडियो से एक चीज सीखी हो तो वो ये है कि ये कहानी एक अच्छे वोटर और एक बुरे वोटर की नहीं है, ये कहानी इंसान होने की है। हम सब फियर से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम सब अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हम सब कभी ना कभी फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स को चूज करते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन अब अगर अगली बार तुम वोटिंग बूथ पर खड़े हो तो वोट देने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछना। क्या मैं वोट डर की वजह से दे रहा हूँ या उम्मीद की वजह से? क्या मेरा डिसीजन फैक्ट्स पर बेस्ड है या सिर्फ मेरी आइडेंटिटी पर? क्या मैं इस लीडर को चूज कर रहा हूँ या सिर्फ अपनी पुरानी चॉइसेस को जस्टिफाई कर रहा हूँ? हो सकता है कि तुम्हें ये सवाल अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन जब जब अवेयरनेस जागा है तब तक समाज में बदलाव शुरू हुआ है।